गोरखपुर उपचुनाव में आपने योगी जी को उन्हीं के गढ़ में हरा दिया, साइकिल पे सवार होकर। जिन्होंने अंग्रेजों की दलाली की वो मलाई खाएंगे। अब आप मंत्री, अब मलाई मुझे उम्मीद है जल्दी मिल जाएगा। हम लोग तो मिशनरी आदमी ना, संविधान में मिला हुआ हक क्या है? सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, सबको रोजगार मिले। आप रोजगार भी कहाँ दे रहे हैं? कितना नौकरी निकल रही है? वही कह रहा हूँ। क्या जरूरत है कि आपको कोई छोड़ना ही नहीं चाहता है? इसे कहते हैं हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। अंदर खाने की चर्चा होती है कि मंत्री जी लोग बैठक तो कर लें, जो भी वो चाहते हैं वो पूरा नहीं होता है। ऐसा नहीं है। पहले बसपा, फिर सपा, फिर बीजेपी के साथ आप आए, तो जिस पे आप आरोप लगा रहे तो उनके साथ बैठने का क्या जरूरत है? यार स्कूल है, वो किसी की पपोती थोड़ी है पार्टी। आप खुद एमएलसी हैं, बेटा चौरी चौरा से विधायक है, एक बेटा पूर्व सांसद, एक बेटा अलग विधायकी की तैयारी कर रहा है, तो आप भी जो कुनबा है वो पूरा आपका भी वही सैफई परिवार की तरह होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि नहीं हम अकेले जीत गए। हम जो आए इस पार्टी, निषाद पार्टी प्रदेश भर में, तब भारतीय जनता पार्टी आई ना। नमस्कार, मेरा नाम है ब्रजेश तिवारी। 1989 से पहले भारतीय राजनीति इतिहास पर जब भी दृष्टि पड़ती है तो मालूम पड़ता है कि कांग्रेस की सियासत को चमकाने में सामान्य वर्ग, अल्पसंख्यक तबका और दलित समाज की अहम भूमिका रही। पिछड़े तबके को कांग्रेस ने कभी तवज्जो दी ही नहीं। फिर पिछड़ों ने ऐसा खेल किया कि 1989 के बाद से कांग्रेस की हालत पतली होती चली गई। मंडल की राजनीति ने कई ऐसे नेता दिए, भारतीय सियासत को सौंपा भी। मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, शरद यादव, नीतीश, मायावती जैसी नेता उसी समय की देन है। लेकिन नए दौर की सियासत पिछड़ों पर ही बेस्ड हो गई और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जैसे लोग, पिछड़े तबके के नेता ने खूब सियासत अपनी चमकाई और उसे कंधे पे लेके आगे भी बढ़ा रहे हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद जी आज बतकही चौक पे आए हैं। उनके साथ बैठ के बात होगी उत्तर प्रदेश शासन की, प्रदेश सरकार की और निषादों की। प्रदेश सरकार में मंत्री जी संजय निषाद जी हमारे साथ आज मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे खास कार्यक्रम ब्रजेश संग बतकही में। बधाई आपके चैनल को और आपके श्रोताओं को भी, आपकी टीम को भी। लेकिन मैं मंत्री तो बाद में हूँ, समाज का संतरी हूँ और मैं नेता नहीं बल्कि समाज का बेटा हूँ। अच्छा, तो सबसे मजेदार आपके साथ एक है कि एक कहावत है, एक तरफ कुआं दूसरे तरफ खाई, लेकिन आपके हाथ में है मलाई। आपको सपा भी सोचती है कि आप हमारे साथ रहें और बीजेपी ने आपको अपने साथ बनाया हुआ है, तो ऐसी क्या जरूरत है कि आपको कोई छोड़ना ही नहीं चाहता है? ये तो थोड़ा कहते हैं ना कि अगर हमें लंबी छलांग लगानी है तो थोड़ा पीछे से दौड़ के आना पड़ता है। जितने पीछे जाएंगे उतने हम लंबी छलांग लगा सकते हैं। इसे कहते हैं हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति जो होती है वो इतिहास राजनीति की माँ होती है और आंदोलन उसका बाप होता। तो त्रेता में जाना पड़ेगा कि भगवान राम ने जब अयोध्या से निकले तो अपने बड़े भाई को याद किया और बड़े भाई ने गंगा पार किया। और जब बड़े भाई मिले तो गले लगाए तो उन्होंने कहा, राम आप मित्र थे हो और भविष्य में अब आज के बाद आप ईश्वर के रूप में पूजे जाओगे। तो पहला दर्शन अगर भगवान राम ने के अंदर निषाद राज ने की थी और गंगा पार किया और रावण राज, कोई भी सेना नहीं थी, अकेले राम और सीता मैया और लक्ष्मण गए थे। तीनों के साथ सेना तो निषाद राज के पास थी। निषाद राज की सेना से रावण राज खत्म हुआ था। इसीलिए जब 14 वर्ष बाद वापस आए अयोध्या में भगवान राम तो किसी राजा को याद नहीं किए, अपने मित्र को याद किए, निषाद राज को। और जब दोनों लोग आए तब राम राज आया, मतलब सुख का राज आया। जब उनके हाथ में सत्ता थी तब वो गजट और बजट पास करते थे तो सुख था। तो इस युग में निषाद राज की सेना, भारतीय जनता पार्टी की कई बार से कलयुग की बात हो रही है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कई बार सरकार बनी। हाँ। लेकिन राम मंदिर बनने का अवसर तब प्राप्त हुआ जब जय श्री राम की तो सरकार थी, लेकिन साथ में जब जय निषाद राज आए तो देखो राम मंदिर बन गया, धारा 370 खत्म हो गया। आज के दिन में 70 साल से सपा, बसपा, कांग्रेस की सरकारें रहीं। अब कैसे सत्ता चलती थी सबको पता है, लेकिन बड़े सस्ते में सत्ता में रहते थे लोग। ये मतलब जब तक मछुआ समुदाय कांग्रेस, सपा, बसपा का बटन दबाता था तब तक वो सत्ता में, और जैसे उनका बटन छूना बंद कर दिया तो देखो कैसे सत्ता से बाहर है। तो ये 18% जो
नॉन पॉलिटिकल जातियां थी जिसको हम कहते थे बिकाऊ पियाऊ हैं, अब मैंने इनको टिकाऊ बना दिया। इनको कहते थे कि ये जो है ये पौआ वाले हैं, तो मैंने इनको पार्टी वाला बना दिया। तो जब एक सेना पार्टी तक बन गया और पावर दिख रहा है, तो ये उनके साथ जो रहता वही पावर में रहता। जब तक कांग्रेस के साथ थे तो कांग्रेस पावर में, सपा बसपा के साथ वो पावर में। अच्छा, पौआ से पावर और पावर से पार्टी, आपने ये सब कह दिया। लेकिन अगर आपको देखा जाए तो होम्योपैथिक डॉक्टर से सफर आपने शुरू किया और किंग ऑफ फिशरमैन हो गए। लेकिन ये सब जो अभी आपने शुरुआत में बात कही, लंबी छलांग, लेकिन ये सब छलांग अगर देखा जाए तो 2017 के बाद का दिखता है। 10 सालों के सफर में सीधे आप इस समय प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। देखिए, मैं तो सौभाग्यशाली हूं कि त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया तो रावण राज खत्म। मैं भी सौभाग्यशाली हूं कि मोदी जी, योगी जी ने एक निषाद राज के वंशज के बेटे को गले लगाया। मैं एक किसान परिवार, मेरे पिताजी सूबेदार मेजर रहे। हम लोग जंगल के किनारे, एक तरफ जंगल, एक तरफ ताल, एक तरफ नदी, वहां के आए हुए। हम लोग पढ़ने में 5 किलोमीटर पैदल जाते थे, मतलब हाई स्कूल पढ़ने। प्राइमरी पढ़ने के लिए 3 किलोमीटर पैदल जाते थे। हमने इंटर पढ़ाई किया है 5-7 किलोमीटर। तो ये चीजें रही, हम लोगों ने शिक्षा ग्रहण की है और एक यात्रा रही है। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं उस क्षेत्र में सफलता, अंतिम यात्रा, अंतिम नॉलेज तक काम करता हूं। मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की लड़ाई लड़ी, पौधों पर आधारित पैधी है और उस पौधों के अंदर कोई मतलब एक इंट्रासेलुलर एंजाइम होता है पौधों के अंदर, जिससे कि हम शरीर में जीवन वृद्धि सुरक्षा के लिए पौधा भी जिंदा है और जीवन वृद्धि सुरक्षा के लिए हम भी जिंदा है। वह जो भी उसके अंदर बनता है वो हमारे, तो ये जो हमारी जो पढ़ाई है वो हमें प्रेरित की कि ये गरीब लोग, अधिक लोग हैं, ये क्यों इनके पास गरीबी है। तो पता चला कि इनके पास ये लोग बजट के शिकार हैं, ये राजनीति के शिकार हैं, ये लोग शिकारी लोग हैं। ये अंग्रेज और मुगल तो शिकारी थे ही, पिछली सरकारें भी शिकारी बनी या शिकार हो गए। इन्हें राजनीति का हिस्सेदार बनाओ। जब इन्हें पॉलिटिकल पार्टनर बनाया तब मेरे साथ आए। और आज के दिन में कहते ना कि द रियल गॉड इज वोटर द डेमोक्रेसी, इस युग का असली भगवान वोटर है। कहते ना कि आज के दिन में तो मैंने 2 प्रोग्राम बनाया, एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स, और दूसरा बनाया कि जब जो वोटर ही भाग्य विधाता है, वोटर ही सब कुछ ताकत रखता है, वोटर ही सबको उसी पास जाना है, तो हम भी वोटर के पास चलते हैं। तो मैंने प्रोग्राम बनाया रीच द वोटर एंड ट्रीट द वोटर। पता चला कि इस देश का नाम तो असली भगवान वोटर है, बट पॉलिटिकली अनकॉन्शियसनेस है, बेहोश है राजनीतिक रूप से। तो इनको मैंने जगाने का काम किया। जैसे जग गए तो जगने के बाद जब जनता हमारे साथ रहेगी, 18% आबादी, ये केवटा, मल्लावा, बिंदवा, कश्यप, कहरा, धिवरा, रैकवरवा, वथम, रेटे के नाम से जाने जाते थे। लेकिन जब निषाद राज के किले पर ले गए तो पिछली सरकारों ने 1 रुपए का ईंट भी नहीं रखा, कभी इनके तरफ ध्यान नहीं दिया। तो जैसे आप देखो 1977 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने उसको खुदाई करी प्रधानमंत्री, लेकिन 37 बरस पता ही नहीं चला कि निषाद राज का किला तो मतलब आपने जब हम वहां ले जाते हैं तो सोच, देखिए सोच बदला, सोच इनकी बदल दिया था कि तुम नीच जाति के हो। और जैसे मैंने निषाद राज किले पर पहुंचाना शुरू किया तो सब केवटा, मल्लावा, जितनी उपजातियां थी वो निषाद राज हो गई और निषाद राज के नाम मतलब आपका ये मतलब है कि 10 साल में जो आपने ये छलांग आपकी रही, आपने वो जगाने का काम किया कि आपकी पावर क्या है और उस पावर से पोजीशन पहुंचने का काम। भाई मैंने इनसे कहा कि तुम बटन दबा के दूसरे बच्चे को, लेदरमैन अपनी नौकरी से 100 गुना ज्यादा है, अपनी संख्या से 100 गुना ज्यादा नौकरी में। मिल्कमैन है, सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है अपनी संख्या से 100 गुना ज्यादा नौकरी में, और तुम जीरो हो। बटन दबा के तुम दूसरे को हीरो बना रहे हो, अपने जीरो बन रहे हो। तुम पी रहे हो पौआ, उजा रहे हो पावर में है, तुम्हें मिला 500, तुम्हारी कीमत 500 है। अरे एक गधा भी खरीदने जाओ तो उसकी कीमत 50,000 है और तुम्हारी कीमत 500, 5 पूड़ी सब्जी और 500 रुपया। तो इनको लगा कि नहीं, हमने तो तुम्हें तो महागधा बना रहे वोट लेने के बाद, ये तो जाने के बाद सदन में जाने में तो उनको लगा। मैंने बताया भाई देखो, जिसका टोपी, झंडा, नारा होगा, विचारधारा होगा, हथियार होगा, 5 राजनीतिक हथियार होगा, पावर पैसे वाला होगा। हथियार की जरूरत है क्या? अरे मैं चाहता हूँ ना कि पहले गोली में ताकत थी, अब बोली में ताकत। हमने कहा देखो जय भीम वाले हैं, वो पाँव में थे, अब पावर में आ गए, जय भीम बोल दिया। अब मैं कहता हूं देखो, जब दूसरे का झंडा उठाते थे, कांग्रेस का झंडा उठाते थे दलित, तो अंधा थे और कांग्रेस का चलता था धंधा। लेकिन अब सोचिए राजनीति कितना मुश्किल है। आपने गोरखपुर में आंदोलन किया था, गोली चल गई थी, उसका FIR अभी तक आप झेल रहे हैं। अरे मंत्री बन जाएगा तो आदमी झेल लेगा,
और दूसरे के लिए अगर बात उठाने चले, गोली चल जाएगा तो पता चला पूरा खेत बाड़ी बिक जाएगा और जेल ही में सड़ना पड़ेगा। अरे मैं कहता, देश को आजाद कराने के लिए लाखों लोगों ने जान गंवाया है, देश को तो खून से। अरे रावण को खत्म करना था, कितनी सेना देखो मारी गई। हम कहते हैं कि अंग्रेज मुगलों को भगाना था, कितने लोग फांसी पर चढ़े हैं। हम तो गर्व कहते हैं कि नीले झंडे हरे झंडे लेके आए, तलवार लगाए, धर्म बदल दिया। वो तोप लेके आए अंग्रेज, उन्होंने भी धर्म बदल दिया। हमारे पुरखों तो मतलब सौभाग्यशाली है कि हमारे लोगों ने धर्म नहीं बदला। अब उनका पास था खाली डंडा, कांग्रेस ने लगा दिया अपना झंडा और चलाया धंधा। मैंने कहा अब लो अपना डंडा और उसमें लगाओ जय निषाद राज का झंडा, अब बंद कराओ इनका धंधा है, अब नहीं खाओ पीठ पर डंडा। तो ऐसे लोग जब हमारी बात समझ रहे हैं तो मेरे साथ आ गए। और आंदोलन करना अधिकार है, गांधी ने दिया है। हम कहते यही कमी, एक लेकिन अब अभी आपकी सरकार ने बंद कर दिया है। यही एक कमी सपा को समाप्त कर दिया। मैं कहता हूं 18% निषाद गोली अपना अधिकार मांग रहे थे। रेल केंद्र सरकार की होती है, तो समाजवादी पार्टी लोगों ने गोली क्यों चलाया? मैं इसका मतलब गलती किया। एक भाई मेरा गया, 302 मुलजिम बना दिया, निषाद के नाम पे पीटे जाते रहे। तो हम कितने बड़े अपराधी थे, हमें 302 मुलजिम बना दिया भाई। हम लोग तो खाली हाथ गए थे। FIR का भी जिक्र होगा उस पूरे उसका। लेकिन अभी आप कह रहे थे कि प्रदर्शन करना, विरोध करना ये एक भारतीय नागरिक का अधिकार है। लेकिन अभी देखिए उत्तर प्रदेश में उसी पे अभी रोक है। नहीं, कहीं रोक लगा दी गई आपके सरकार। लोकतांत्रिक ढंग से हम लोग आवाज उठा रहे थे। अभी भी लोकतांत्रिक ढंग से लोग अपनी आवाज उठाते हैं, ज्ञापन देने जाते हैं। शासनादेश जारी कर दिया गया कि अभी कोई विरोध प्रदर्शन नहीं, विरोध देखिए, लोकतांत्रिक ढंग से हर आदमी को अपनी बात उठाने का हक है। अभी भी उठाया जा रहा है। अभी आप देखो ना, शिक्षा मित्र कितने देर से चला रहे हैं, कितना भी और लोग चला रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं, रसोईया चलाती हैं, हर लोग चलाते हैं। लेकिन अलोकतांत्रिक ढंग से, अलोकतांत्रिक ढंग क्या था? हम तो खाली हाथ थे, गोली चलाई समाजवादी पार्टी की सरकार ने, मारा गया मेरा भाई। इसे अलोकतांत्रिक कहते हैं। निहत्थे पर गोली चलाना, 302 फिर से मुलजिम बना देना, जो अधिकारी कहे वही मान लेना, गलत था ना। आज के दिन में भी हमारी सरकार, हम जाते हैं, 100 लोग हमारे पास आते घेरते, मेरे पास घर पर ज्ञापन देने जाते। कैसे कह सकते नहीं थे? लोकतांत्रिक ढंग से अपनी आवाज बुलंद करने का हमेशा तरीका है। और हमें लोगों ने कहा कि लोकतांत्रिक का मतलब जनता की आवाज बनिए, किसी व्यक्ति की आवाज मत बनिए। तो यहाँ व्यक्ति की आवाज, किसी व्यक्ति के लिए लोग जाते हैं। अरे लोकतंत्र में कहा गया कि देश में जनता की आवाज बनिए और जनता के लिए जो कानून नहीं है उसे बदलने के लिए आवाज उठाइए। देखिए आज के दिन में धारा 370 खत्म हो गया, दंगा खत्म हो गया, राम मंदिर बन गया, पुराने अंग्रेजों के कानून बदल दिए गए। तो ये आखिर कैसे हुआ? इसीलिए हुआ ना कि आज के दिन में आवाज उठी। हमने निषादों की आवाज उठाई, मत्स्य मंत्रालय दिल्ली में अलग हो गया। 67 साल में केवल 3000 करोड़ रुपया दिया देश के 18% निषादों को पिछली सरकारों ने। आंदोलन की देन है कि मेरी आवाज उठी, केंद्र सरकार बनी, मत्स्य मंत्रालय अलग बना है। 6.5 साल के अंदर 41,500 करोड़ रुपया देश के मछुआरों को मिला। उत्तर प्रदेश में मत्स्य मंत्रालय बना, देखो मत्स्य मंत्री हूं। जो भी इफ्को गार्डन में लोग बैठते थे, वहां से लोग अब हट गए हैं। उनका वहां पे एकदम चुपचाप बैठे रहते, वहां बैठ भी नहीं पा रहे हैं। देखो हम शासनादेश जारी है कि बैठना नहीं है। मेरी बात समझिए, आवाज कौन है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्वीट पॉइजन द डेमोक्रेसी विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। एक मैंने कहा, चर्चिल ने लिखा है अबाउट द पॉलिटिक्स। दुनिया के सबसे बड़े नोबेल प्राइज इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर ने लिखा है, एक सामाजिक संगठन एक मीठा जहर है उस समाज के लिए, अगर उसके साथ राजनीतिक दल नहीं है। अपनी आवाज राजनीतिक दल के माध्यम से उठाइए ना, हमारे पास आइए। फिर ऐसा लगता है कि इसमें पार्टी लगी, चोरी से किसी पार्टी से पैसा लेंगे और जाके सरकार के विरोध में काम करेंगे। पहलवान बैठे थे और उस मंच पे कोई पार्टी वाले हुआ कि बाद में आ गया ना, कांग्रेस से चुनाव लड़ गए। इसका मतलब कौन फंडिंग करा रहा था भाई? ये आखिर बाद में पकड़े कौन जाते हैं? यही जाते हैं ना, फंडिंग लेंगे किसी पार्टी से। अरे फ्रंट पर आइए ना, फंडिंग की क्या जरूरत है? फ्रंट पर आए। तभी तो किसानों को भी कह दिया जा रहा है फंडिंग ले रहे हैं। हम क्या क्यों नहीं ले रहे हैं? आज के दिन में देखिए किस तरीके से होता है आंदोलन कर। हम कहते हैं आवाज बनिए ना। जब लोकतंत्र में लोकसभा मतलब लोगों की सभा, विधानसभा मतलब विधान बनाने की सभा है, तो जहां लोकसभा विधानसभा है, आप किसी विधायक को वोट देते हैं ना, उसको पकड़िए। लोकसभा में आप किसी को वोट देते हैं ना, वोट किस लिए देते हैं? उसकी आवाज है ना, आप वकील है ना वो। जब आपका खुद का एक वकील है विधानसभा में, एक का आप किसी जिले में रहते ही लोकसभा में है, एक एक जिले में 5-5 विधायक है, उनको घेरिए, उनकी आवाज उठाइए। इसको भी देखिए कि सदन 3 दिन का सदन हो जा रहा है, उनको बोलने का मौका नहीं मिल रहा, आधा तो विरोध में चला जा रहा है।
आपको खुद पता है कि संसद की कार्रवाई 5 दिन में खत्म हो रही है, विधानसभा की कार्रवाई 3 दिन में खत्म हो रही है। अब आप देख लो आज के दिन वकील को समय नहीं मिलेगा तो आप क्या नहीं नहीं, आज के दिन में देख लो, जब सदन पर चर्चा की बात कर दिया, कल ही दलदली बैठक हुई थी कि भाई आप बोल लीजिए, संबल पर बोलिएगा, फिर भी नेतागिरी कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं सरकार विरोधी, नहीं चलेगी नहीं, तो सदन खा कौन रहा? समय वही खा रहे हैं। इसलिए समय नहीं खा रहे हैं, अपनी पार्टी को खा रहे हैं। जनता सब देख रही है, डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया, अखबार है, ये जनता का पैसा है, जनता के भविष्य के लिए सदन बना है, न कि उसके आप अपनी पार्टी की उसको बनाए। हम कह आपको विपक्ष को अवसर मिलता बोलने का, आप बोलिए ना, आप बोलने का अवसर मिलता, पक्ष को बोलने का अवसर मिलता। हम छोटी पार्टी वाले 11 विधायक हैं, हमें भी अवसर मिलता है। हम भी अपनी सरकार में रह के भी हम निषादों के आरक्षण की आवाज उठाते हैं, हम सरकार के साथ रहते हैं, फिर भी अपने हक की, इनके जो संविधान में मिला हुआ लूटने वालों के सरकार में रहते हुए आप जातिगत जनगणना पे क्या बोलेंगे? होनी चाहिए नहीं? हम तो पहले व्यक्ति जाति जनगणना के अनुसार कि हमें भारत सरकार ने जनगणना विभाग रखा, राष्ट्रपति ने देश में गणना कराने का एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, सेंसस मैनुअल 1961 एक गाइडलाइन बनी हुई है। उसी गाइडलाइन को लागू कराने के लिए तो हमें रेल रोका था, रेल रोकने के बाद हमें गोली मिल गई। नहीं, एक मिनट, हम कहते हैं कि गणना किस अनुसार होनी चाहिए? बैमान के अनुसार कि संविधान के अनुसार? संविधान में निषाद केवट मल्ला मझवार हैं, संविधान में कश्यप कहार धीवर तुरैया हैं। हमारी गिनती 1961 से लेके 91 तक अनुसूचित जात में होती रही। हमारी उपजातियों को तुरैया अनुसूचित में गिना गया है, पिछड़ी में डाल दिया। हमको केवट मल्ला को पिछड़ी में डाल दिया गया, हमें 7,000 कर दिया मार के, मझवार को 70 लाख से। ये बताओ, मारने वाली गणना होगी क्या कालम से? हम कहाँ गिने जाएंगे? संविधान बड़ा होता, संविधान की सूची में मझवार है। राज्यपाल यहाँ पब्लिक सर्विस का उत्तर प्रदेश जो अधिनियम, आरक्षण अधिनियम जो है 1994 SC ST OBC के धारा में सूची बनी, यहाँ उत्तर प्रदेश के गजट में OBC कर दिया। दिल्ली के गजट में हम अनुसूचित, एक मिनट से पूरा होने दीजिए, दिल्ली के गजट में, संविधान के गजट में हमारा लोकसभा सुरक्षित है, संविधान के गजट में हमारी नौकरी सुरक्षित है, हमारा बजट सुरक्षित है। संविधान के गजट में कहता है कि केवट मल्लावा को कोई रे बोलेगा तो जेल, तो कश्यप कहरा को रेटे बोलेगा जाएगा जेल, उसके बेटी को उंगली उठाएगा तो जाएगा जेल है। उत्तर प्रदेश के गजट में आपने OBC में डाल दिया। इसके मतलब इनकी लड़कियों की इज्जत लूटना, इनके धन लूटना, इनकी नौकरी लूटना, इनका भविष्य लूटने के लिए आपने इन्हें OBC में डाल दिया। जब मैं रेल रोका 7 जून 2015 को, तो 31 दिसंबर 2016 को जाते जाते समाजवादी पार्टी ने गजट पारित कर दिया, अधिसूचना जारी हो गया 31 दिसंबर 2016 को कि नहीं, कश्यप कहार OBC में नहीं है, केवट मल्ला OBC में नहीं है, बिंद नहीं है, ये इनको निकाल दिया। अब उन्होंने कह दिया कि अनुसूचित जात के सुविधादार पाए। जब राज्यपाल को पावर है धारा 13 में कौन OBC रहेगा कौन नहीं है, इसके मतलब गलत पड़ा था, तभी तो राज्यपाल ने निकाला। इसके मतलब गलती सपा बसपा कांग्रेस ने की थी तो हमारे साथ खड़े रहते। गलती सपा बसपा कांग्रेस ने की थी, गिना कहा जाएगा? सवाल आपका गणना का है, हम गिने कहा जाएंगे? तो आप ये बताइए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए? होनी चाहिए, लेकिन विसंगति दूर करके कौन कहाँ गिना जाएगा ये तय हो जाए ना। हम कहाँ आपकी पार्टी जिसके साथ आपकी सहयोगी पार्टी तो चाह ही नहीं रही जातिगणना? हम तो चाह रहे पहले से, तभी तो आप तो सहयोगी पार्टी जिनके साथ पहले व्यक्ति हैं मुख्यमंत्री जी, मेरी आवाज उठाते रहे सदन में। हमें पहले योगी जी हैं जो निषादों के साथ खड़े रहे, हमेशा आंदोलन किया तभी मेरे साथ खड़े रहे। वो हमेशा पत्र लिखा 70 साल में, पब्लिक फाइल 74/4 1950, जिसके माध्यम से आरक्षण अधिनियम बना और सूची बनी जो संविधान में 8 अगस्त 1950 को जो गजट हुआ है। जिस फाइल के आधार पर संविधान में जगह मिली, अनुसूचित जात की सूची बनी, उस फाइल को ही कांग्रेस ने गायब करा दिया सपा बसपा सहयोग से। मैंने उनके खिलाफ संसद भवन नई दिल्ली मार्ग थाने में मुकदमा लिखवा दिया। ये फाइल गायब कराएंगे और कहेंगे हम उस मुकदमा पे कुछ काम हुआ कि नहीं? होगा निश्चित रूप से। अब एविडेंस मिला, पहली बार है। माननीय मुख्यमंत्री ने लिखा RGI को कि भाई दिशा निर्देश बताओ। डॉक्टर संजय कहता क्योंकि कहा जाता है विधायक मंत्री पे FIR हो जाए, कार्रवाई नहीं होती है। एक मिनट सुन लीजिए ना, तो पहली बार RGI ने लिखा कि भाई नहीं, केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात का हकदार, पहली बार गिनती हुई है 1961 में। तो जब हमारे पास कागज होगा, एविडेंस पूरा, FIR होना तो एक प्राथमिकी है, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए मेरे पास कागज चाहिए। तो फिर RGI ने लिख के दे दिया केवट मल्ला मझवार है, तो मेरे पास कागज आ गया ना, अब कार्रवाई होगी। तो मेरे कहने का मतलब, अभी सदन में आवाज उठाएंगे ना लोकसभा विधानसभा, तो मेरे कहने का मतलब ये सारे लोग ये पाइपलाइन में, रोड साइड में, ये पॉलीथीन में जो जातियां हैं,
12 अक्टूबर 1871 को क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था अंग्रेजों ने कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, वकील का बेटा वकील होता है। ये बदमाश जातियां अंग्रेजों को डुबो डुबो मार रही हैं। ये बताओ, देश को आजाद कराने के लिए जिनको अंग्रेजों को मारा है, जिन जातियों ने, उसको क्रिमिनल कास्ट घोषित करके उजाड़ दिया। 578 जातियां रोड पर घूम रहे हैं। जाके देखिए सड़क पर तमाम ऐसे जो हमारे अगरिया हैं, उनके ठेले पर राणा प्रताप का चिन्ह है। उनसे पूछो भाई क्या बात है, क्या भाई मेरे पुरखे राणा प्रताप को हथियार बना देते थे, इसलिए उन्होंने उजाड़ दिया, अंग्रेजों ने उजाड़ दिया। ये उजड़े हुए परिवार कहां गिने जाएंगे? इनको 74 प्रकार की व्यवस्था देने के लिए वाईके भारत चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार ने लिखा था कि जो जातियों 1931-41 में अनुसूचित वहीं मान लिया जाए, कहीं हटा दिया गया। फिर बाद में आया कि इनको SC/ST का जो डिनोटिफाइड 31 अगस्त 1952 को, देश तो 1947 में आजाद हो गया। देखिए समाज जो जानता हो सही नहीं है, जो सही वो जानता नहीं है। संविधान बन गया 1950 में, देश आजाद हो गया 1947 में, लेकिन पहला चुनाव कब हुआ? 1952 में। 31 अगस्त 1952 तक 5 साल 16 दिन 578 जातियां उस क्रिमिनल कास्ट से जो है गुलाम थी। मतलब उनके ऊपर FIR दर्ज था। ये जातियां की जो है अपराधी जनजाति हैं। ये बताओ, जो जाति 5 साल 16 दिन गुलाम रही हो देश आजाद होने के बाद भी, उनकी दशा क्या होगी? जब डिनोटिफाइड हुआ, वो काला कानून हटा, मैं तो इन सब सवालों पे भी आ जाऊंगा। उसका काला कानून हटा तो उसमें लिख के आया, इन जातियों को अनुसूचित जनजाति की सुविधा दी जाए, 74 प्रकार की व्यवस्था दी जाए। जिसने देश को आजाद कराया हो रोड पर ठोकर खाएगा, और जो बाद में जिन्होंने अंग्रेजों की दलाली की, मलाई खाएंगे। अब ये नहीं चलेगा। ये देश को आजाद कराने वाली जातियों को मलाई चाहिए। अच्छा। और नहीं तो जनता जिससे आगे धीरे धीरे। अब आप मंत्री, अब मलाई मुझे उम्मीद है जल्दी मिल जाएगा। लेकिन अगर देखिए जिनकी पे आप आरोप लगा रहे हैं, बसपा और सपा, देखा जाए, और अभी अब कांग्रेस भी है। अच्छा, कांग्रेस भी। लेकिन आप भी अगर आपको देखा जाए तो आपकी जो पार्टी है या आपका पारिवारिक जो राजनीतिक वो बैकग्राउंड है, पहले बसपा, फिर सपा, फिर बीजेपी के साथ आप आए। तो अगर जो जिस पे आप आरोप लगा रहे तो उनके साथ बैठने का क्या जरूरत है? यार स्कूल है, वो किसी की बपौती थोड़ी है पार्टी। हाँ। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो। हाँ। वो तो स्कूल है ना। भाजपा भी एक स्कूल है, उसके एक मिशन है ना। तो मिशन चलता तो वहां तो जाएंगे ही। भाई देश को आज भाई कांग्रेस चला रही थी। कांग्रेस इस वादे की, देखो राजनीति कुछ है नहीं कि अभिभावक है। जनता के पैसे, जनता के भविष्य के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए, जनता के विकास जो के लिए। आपके तो जो अभिभावक रही कांग्रेस 70 साल, हाँ। तो 70 जो निषादों के साथ सही नहीं करते उनके साथ जाना क्या मजबूरी? मैं कह रहा हूं कि जब 70 साल में कोई ऑप्शन नहीं था देश में, तो कांग्रेस अपने हिसाब से, जब कोई नहीं जानता था इसलिए कांग्रेस के बटन दबा रहे थे। जब जनता जान गई कि कांग्रेस अभिभावक केवल उन्हीं की है, विदेशी ताकतों की है, बाकी देश का रुपया गायब है, गरीबी बढ़ रही है, भाई निषादों का फाइल गायब हो रहा है, आरक्षण नहीं मिल रहा, आरक्षण केवल लेदरमैन को दे रही है, फिशरमैन ऐसे फिसल रहे हैं, लेदरमैन वाशरमैन मलाई खा रहे हैं और बाकी फिशरमैन फिसल रहे हैं। तो ऐसे में साथ छोड़ना जरूरी था। बसपा ही कहीं हम, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उन्होंने मिशन लाया। पता चला कि पहली बार हमारे लोग रहे, सरकार बनाई, तमाम भाईचारा कमेटियां बनी, हम लोग थे उनके साथ, हैं खड़ा हुई ना। हम लोग तो स्क्रिप्ट राइटर, हम लोग आंदोलनकारी नेता रहे। लेकिन जब आ गया सरकार बन गई, तो सरकार में बैठते क्या किया उन्होंने? जो आरक्षण था वो फाइल मंगा के वापस कर लिया, जो शासनादेश था उसको कैंसिल कर दिया। वर्ग 3, वर्ग 4, वर्ग 5, वर्ग 6 की जो जमीनें थी, जो आसामी दर था निषादों का, रोजी रोटी, अंग्रेजों ने रोजी रोटी छीना ही था, बसपा ने भी छीन लिया। तो जब भैया, जब तक नेचर सही रहेगा तब तक भाई मान लो एक दरो। समाजवादी पार्टी ने कहा हमारे साथ आओ, हम सब का हिस्सा दिला देंगे। पता चला कि मामला एक्सप्लेनेशन का था। जैसे उत्तराखंड में शासनादेश जारी हुआ कि शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है, टमटा प्रजापति शिल्पकार है, ये उनका शिल्पकार के अनुसूचित जाति का प्रभाव। तो उत्तर प्रदेश में था कि मझवार जाति नहीं जातियों का समूह है, केवट मल्ला उसके पर्यायवाची जातियां हैं। तुरैया जो है जाति नहीं जातियों का समूह, कश्यप कहार धीवर है। ये होना चाहिए परिभाषित करने का। जब हम दिल्ली से परिभाषित है, नोटिफिकेशन है, दिल्ली के संविधान में सूचीबद्ध है, तो उत्तर प्रदेश में हम शामिल करेंगे। पता चला एक सपा हमें शामिल करती थी 80 में केवट मल्ला के नाम से, और बसपा स्टे लेती थी। 30 साल तक इनको स्टे कराकर लटका के रखा। तो ऐसे में ये बताओ, समाजवादी पार्टी जब बारनी बिशंबर जी से आवाज उठवाए दिल्ली में, राज्यसभा सांसद थे कि भाई मामला परिभाषित हो जाए, सपा के सारे सांसद भाग गए। तो दोहरा चरित्र हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उनके साथ आया
कि भाई अगर आप पिछड़ों के नेता हैं और वो दलितों के नेता है तो दोनों लोग आइए, एक साथ आइए। तो 2018 में आप योगी जी की सीट खाली हुई थी। अंदर खाने हमेशा बीजेपी में चलता है, अंदरूनी चलता रहता है कि बीजेपी को हटा दिया जाए, योगी जी को हटा दिया जाए, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती है। लेकिन गोरखपुर उपचुनाव में आपने योगी जी को उन्हीं के गढ़ में हरा दिया और साइकिल पे सवार होके। और 2016 में आपका विवाद साइकिल से हुआ था और 2018 में उसी साइकिल पे आप सवार हो गए योगी जी को हराने के लिए। आज के दिन में हमारी सूचनाओं के आधार पर हम दोस्ती करते हैं अपने, जिसको हमने वादा किया है कि हम राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाएंगे, संविधान में तुम्हें सुरक्षा दिलाएंगे, तो जो देगा उसके पास हम जाएंगे। हमारे लोग कांग्रेस को 70 साल से देते रहे, तमाम 30-30 विधायक रहे, लेकिन बोलने नहीं पाए, इनको पता ही नहीं चलने दिया कांग्रेस ने। समाजवादी पार्टी आई, हमने तो 2017 में चुनाव लड़ा था, 70 सीटें लड़ी, भले मैं हार गया, 40,000 वोट में पाया था, एक विधायक मैंने भदोही से दिया, पहली बार 70 साल में आया होगा। और सपा बसपा कांग्रेस को सत्ता से दूर किया, क्योंकि ये रोड़ा थे। ये लोगों ने अपनी गलती स्वीकार किया कि नहीं, हम लोगों ने निषादों के साथ धोखा किया है। निषादों के साथ 2018 उपचुनाव में आए लोग, हम नहीं गए चल के, वो आए। टिकट देने, हाँ वो आए, समाजवादी पार्टी आई और पीस पार्टी थी, हम आए। हमने कहा भाई देखो, आज के दिन में हम लोग अगर हम किसी के साथ अलायंस करते हैं, कैंडिडेट भी हमारा होगा है और अलायंस भी होगा, तो काहे दूसरे लोग वोट देंगे भाई। तो वह कैंडिडेट निषाद पार्टी का होगा, सिंबल समाजवादी पार्टी का होगा, सहयोग कांग्रेस सपा और पीस पार्टी करेगी, तो तय हो गया। तो अगर भाई सिंबल उनका था, कैंडिडेट निषाद पार्टी का था, तो यार समाजवादी पार्टी अकेले जीती थी 2018 में, जो कह रहे थे सवार हो गए। हम कह रहे हैं कि अलायंस तो अलायंस होता, गठबंधन जीता था, यही चीज सपा को खा गया। तो 2018 में हम लोग जीते, जगह खाली हुई, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि नहीं हम अकेले जीत गए हैं। हम जो आए पीस पार्टी निषाद पार्टी प्रदेश भर में, तब भारतीय जनता पार्टी आई ना। हम सपा बसपा को कांग्रेस के खिलाफ अभियान चलाए हैं कि भैया झुआ भर वोट पौआ पिला के ये लोग पावर में जा रहे हैं, तुम्हें पाम पहुंचा रहे हैं। तब समाज जगह, हमने कहा देखो सामाजिक न्याय मंत्रालय रिपोर्ट कहता है लेदरमैन वाशरमैन फिशरमैन का हिस्सा लूट रहे हैं, तब हटे। मुसलमान 19% था, निषाद 18% था। हमने कहा आबादी तुम्हारी इतनी है, नौकरी में कितने, तब इनकी आंख खुली, मोतियाबिंद हुआ था। तब जाके 2017 में हार गई सपा बसपा, कांग्रेस हार गई, भाजपा सत्ता में आ गए। लेकिन 2018 में जब सपा से साथ मिले हम लोग, तो तीनों लोग आ गए। फिर सपा को लगा कि नहीं हम अकेले जीत गए, प्रवीण जी हमारा जो है साइकिल जीत गया। अब देखो, तय हुआ था सपा और बसपा को एक साथ रहेगा, निषाद पार्टी पीस पार्टी। लेकिन 2019 में ये लोग फिर हम लोग छोड़ दिए, एक साथ हो गए सपा बसपा। कहना क्या जरूरत है निषाद पार्टी पीस पार्टी की। अब देख लो, निषाद को टिकट दिया ना 2019 में, लेकिन जीते कहां। इसके बोले जीते, सपा जीतती तो फिर 2019 में जीती होती। जीती कौन थी? निषाद पार्टी। जीती कौन थी? सपा और पीस पार्टी बसपा मिलके जीती थी। तो जीत जो है वो सपा की अकेले नहीं है, ये झूठ बोलते सपा, इसीलिए नहीं जीत रहे हैं। इसीलिए वो झूठ, देखो झूठ हो गया ना। गठबंधन के प्रत्याशी थे प्रवीण निषाद, सपा के प्रत्याशी होते तो दोबारा निषाद, मतलब उनका ये जो भ्रम था वही साथ टूटने का कारण था। फिर देखो मैं भाजपा के साथ आ गया, तो 2019 में सपा बसपा एक हो गए। क्या जीत पाए? क्या ऐतिहासिक जीत दिया। 2022 में योगी के साथ फिर दे दिया, ऐतिहासिक जीत दिया। इसके बोले निषाद जिधर रहेगा 18%, जीत उसी को होगी। जिसने निषादों को धोखा दिया वो सब धोखा खाए हैं, आगे भी जो धोखा देगा वो अच्छा। लेकिन बीजेपी से आपने दोस्ती कर ली, चुनाव से पहले आपको एमएलसी बनाया जाता है, उसके बाद शपथ तो दिलाई जाती है कैबिनेट के तौर पे, लेकिन उस समय तत्काल में आपको बहुत छोटा मंत्रालय दिया जाता है, मत्स्य। उससे पहले किसी को मत्स्य विभाग दिया ही नहीं गया, मत्स्य मंत्रालय ने। और जबकि देखिए पब्लिक डीलिंग के लिए जो होता है पीडब्ल्यूडी, अभी जो आपके एक सहयोगी हैं राजभर जी, उनके पास कारागार है, एक दूसरे सहयोगी हैं उनके पास टेक्निकल एजुकेशन है, लेकिन उस हिसाब से मंत्रालय छोटा नहीं हो गया। देखो हम सौभाग्यशाली हैं कि जिस समुदाय का मैं नेतृत्व करता हूं, आवाज हूं, सड़क से सदन में आया हूं, और सदन से साथ मैं कैबिनेट में आया हूं, और मैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक अपनी समाज को सुरक्षा, सम्मान, समृद्धि दिलाने के लिए जो आवाज था, मेरे को मंत्रालय मिला। और मंत्रालय जब मैं ही दिल्ली में अलग कराया, उत्तर प्रदेश में अलग कराया, तो सौभाग्यशाली है। तो मंत्री बनना तो सौभाग्यशाली है। पहला बार मंत्रालय बना और पहली बार का कैबिनेट मंत्री हूं, तो मैं तो सौभाग्यशाली हूं। और रहा पब्लिक डीलिंग,
तो पब्लिक का मतलब है कि देखो, अपने समाज का ज्यादा काम कर पाते अगर हेल्थ में होते तो। अरे मैं कहता हूँ आज के दिन में सब तो हेल्थ में है ना, बहुत मंत्री हैं हेल्थ में रहे हैं, किसी का कोई नाम जानता क्या कि हेल्थ मिनिस्टर है, लेकिन मैं मस्त मंत्री हूँ। तो आज के दिन में एक हो गया कि मैं पॉलिटिकल गॉड फादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि हमें मिली ना, क्योंकि मछुआरे जो समुद्र में फंसे थे कोरोना में, तो हम सरकार के साथ रहने से उनका जान बचाए। 14 देशों के लोग आए कि नहीं, पॉलिटिकली रूप से ये स्ट्रांग व्यक्ति है और ये जान समाज के लिए अपना जान देता है। हमने पूरे देश में निषादों के लिए चलाए कैंप। तो ये पॉलिटिकल गॉड फादर ऑफ फिशरमैन की बात देखिए, पॉलिटिकल गॉड फादर ऑफ लेदरमैन हुए कांसीराम। देखो आज राजनीतिक सुरक्षा है, आज लेदरमैन को कोई रे बोलेगा जाएगा जेल, SC/ST एक्ट प्रभावित है, उनकी नौकरी सुरक्षित है, बजट सुरक्षित है, सब है। जब उसी संविधान में मझवार और तुरैया है, गौड़ है, खरवार है, बेलदार, हम 7 नामों से सुरक्षा है, तो उनके हमारे यहाँ कोई पॉलिटिकल गॉड फादर नहीं होने के नाते इनकी सुरक्षा छीन गई। मतलब आप खुद को मानते हैं कि ये विभाग मिला तो अच्छा हुआ, कम से कम आगे तक की राजनीति सही रहेगी। निश्चित रूप से हम अपने कम से कम समाज का दर्द हम समझते हैं। आज के दिन में उनकी सुरक्षा, उनको सम्मान, उनकी समृद्धि दिलाने के लिए इस देखिए फिशरमैन मछली सब लोग, अब इस विभाग को ऐसा कर दिया हूं कि अब पंडित जी भी मछली पालन में आ रहे हैं, ठाकुर साहब भी मछली पालन में आ रहे हैं, दूसरी बिरादरी भी पालन में आ रही है, तो कम से कम दूसरी बिरादरी तो आ रही है ना हमारे। मंत्री जी कई लोग कॉल करके कहते हैं जल्दी पट्टा हो नहीं पा रहा है। अरे पट्टा के नहीं, सत्ता के लिए बनी है पार्टी। कट्टा पट्टा नहीं, सत्ता के लिए, और सत्ता में आने के लिए देखो पहली बार में 6 हमारे पंडित जी हैं, 4 हमारे ठाकुर साहब हैं, महिला है, 3 निषाद है, विधायक हैं, ये अच्छा यही विधायक सांसद देखिए ना, ये भी आरोप लगता है कि बाकी जो सपा में लगता था कि पूरा सैफई परिवार है, उसी तरह आप पे भी आरोप लगता है कि आप खुद MLC हैं, बेटा चौरी चौरा से विधायक है, एक बेटा पूर्व सांसद, एक बेटा अलग विधायकी की तैयारी कर रहा है, तो आप भी जो कुनबा है वो पूरा आपका भी वही सैफई परिवार की तरह होता जा रहा है। देखो जिस तरीके से किसी भी एक रोग ठीक करने के लिए एक चिकित्सक की जरूरत होती है, कैसा चिकित्सक चाहते हो, ट्रेंड की अनट्रेंड? जो ट्रेंड चिकित्सक होता है, जो पढ़ा हो, उस अनुभवी हो, उससे इलाज कराना चाहते हैं। तो गरीबी भी एक बीमारी है, ये राजनीतिक बीमारी है, कलम से गरीबी बनाई गई। गांधी ने इस बात को कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, कानून के शिकार लोग गरीब हैं, इस देश के बजट के शिकार लोग गरीब हैं, हिस्सेदार लोग अमीर हैं। तो ये गरीबी का अगर इलाज करना है तो जो अनुभवी होगा उसको लाएंगे। तो हम ठीक है, हमारे जो चुनाव संचालन समिति है वो तय करती है कि जीतेगा कौन। तो सीट के साथ जीत चाहिए, हम किसी को सीट दें। हमने तो 16 निषादों को लड़ाया था पहली बार में 2017 में, 2000 वोट से 5000 वोट से ज्यादा नहीं, कुछ नहीं दिया। ये जो आवाज उठाते हैं ना डॉक्टर साहब अपने घर में, उस समय क्यों नहीं दिया? मैंने निषाद पार्टी से 16 निषादों को लड़ाया था, तो क्यों नहीं गए उनको जिताने? बेटे हमारे भले हैं प्रवीण जी, लेकिन वो पार्टी के बेटे हैं, समाज के बेटे हैं, उनकी आवाज बने दिल्ली में मझवार। आज तक किसी ने मझवार का आवाज सदन में नहीं उठाया था कि मझवार अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध, उसकी देन है कि आज RGI ने लिखना पड़ा आज के दिन में। प्रवीण सरवन मेरा बेटा है, वो युवा मोर्चा है, उसके पूरे प्रदेश के निषादों का दिल है, तो वो युवाओं का वो नेता है हमारे। आज के दिन में पीयूष रंजन निषाद हार गए थे 2017, है ना, टिकट नहीं मिल रहा था भारतीय जनता पार्टी, लेकिन मैं अपने कोटे से उनको लेकर दिया ना। निषाद पार्टी के कोटे से विधायक है, तो पीयूष रंजन क्या है? हमारे यहाँ कई मल्ला अलग कम्युनिटी रखते थे, बिंद अलग रखते थे, केवट तो कहते थे केवट भर इसके पास है, लेकिन देखो मल्ला के बेटे को जितवाया, विधायक बनवा दिया। आज के दिन में फिर हमने देखो समाजवादी पार्टी में विनोद बिंद को 10 साल घुमाया, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया, लेकिन विनोद बिंद को मैं लाया और फिर अपनी भोजन भरी थाली से जितवाया मझवा से। लेकिन बाद में फिर हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नहीं एक सांसद भी बनवा दो। हमने कहा ठीक है, और देखो टिकट लास्ट में अपने पार्टी के कोटे से उनको जीत चाहिए ना, सिंबल भी जरूरी है। आपके पार्टी के विधायक सांसद बन गए, टेक्निकली जो वहां पे चुनाव हो रहा था 3 निषाद हो गए ना, तो 2 निषाद क्या वो हमारे घर के हैं क्या? वो भी तुम्हारे परिवार के हैं ना। बस कैसे हमारे आने से सपा बसपा कांग्रेस का थोड़ा सा जीरो तरफ जा रही है, तो बड़ा दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर संजय पीछे पड़ो, इनकी नैरेटिव सेट करो, नकारात्मक जिसके वजह से जनता इनके खिलाफ आ जाए, निषाद इनके खिलाफ आ जाए, जिससे हमारा काम बनता रहे। लेकिन देखिए आप कह रहे हैं कि आपने बिंद साहब को जिता दिया, एक सांसद बना दिया, और वहीं पे देखिए घर के जो इंजीनियर साहब थे वो हार गए।
ऐसा क्या हुआ कि आपने जिता तो दिया, लेकिन परवीन निषाद जी जिन्होंने योगी के गढ़ में अगर कहा जाए जो किला ध्वस्त किया था, वो खुद इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में हार ऐसा गए। नहीं, खाली प्रवीण जी नहीं हारे हैं, पूरा बीजेपी है। दर्जन भर मंत्री हारे हैं, 43 सीट हारे हैं। खाली काहे प्रवीण जी को देखते हैं। अब वो सिंबल से, कमल के सिंबल से थे, तो जिम्मेदारी, उसमें निषाद पार्टी कोई जिम्मेदारी नहीं लगी, जिम्मेदारी थी। तो इसीलिए निषाद के 202 उसमें वहां जितने हमारे बूथ थे, उसमें से सारे बूथों पर मैंने, उसमें जैसे 5 बूथ में हारा हूं, बल्कि जो प्रत्याशी था वो उसका भी बूथ मैं जीता हूं। तो जब मैं निषादों के गांव में, हम निषादों के नेता हैं, तो निषाद अगर वोट पूरा हमें दिए हैं तो हम कहाँ हारे हुए हैं। तो मैं तो 7 दिन पहले बता दिया था कि इन बूथों पर इन जातियों का वोट नहीं मिल रहा। ये आरक्षण का या संविधान का जो नैरेटिव है विपक्ष का, वो फैक्ट है। और उन जातियों में आप लोग अगर उस जाति का नेता हो तो भेजो आप लोग, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। क्या बड़ी पार्टियां जो होती हैं वो छोटी पार्टियों को खा जाती हैं? क्योंकि इसका एक अच्छा एग्जाम्पल, आप चुनाव से पहले, उपचुनाव से पहले आप सीट मांग रहे थे और आपको एक भी 9 सीटों में से नहीं दिया गया। ना आपको दिया गया, ना अपना दल को दिया गया, और ना ही राजभर साहब को दिया गया। देखिए, कोई भी दल जो बनता है, बड़े दल के कुछ उसके विचारधारा होते हैं, छोटे दल के भी अपनी विचारधारा होते हैं, लेकिन छोटे दल के कुछ मुद्दे विशेष होते हैं और वो मुद्दे के हल के लिए पार्टी बनी है। जैसे निषादों का आरक्षण का मुद्दा निषाद पार्टी है, मछुआरों को भागीदारी के लिए मुद्दा निषाद पार्टी, इसका नाम निर्बल इंडियन शोषितम आराम। निर्बलों के बच्चे एक ही जैसे पढ़े, जैसे बड़े के बच्चे जो पढ़ते हैं एकेडमिक शिक्षा में, वैसे शिक्षा समान हो, चिकित्सा समान हो, मकान समान हो, रहन सहन समान हो, मतलब सभी गरीब का वोट एक बराबर है, अमीर का एक वोट बराबर है। ये हमारे मिशन का है। तो ऐसे में मुद्दा हल करने के लिए मैं आया हूं और इस मुद्दे के लिए मैंने चुनाव लड़ा 2017, 2018 भी मैंने सपा में आया, 2019 भाजपा के चुनाव में टिकट नहीं मिला, ये नहीं बता रहे हैं। 2018 में भी, 2019 में भी समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया था, बात समझे। लेकिन टिकट न देना अलग विषय है, कह के न देना अलग विषय है। उन्होंने कहा कि नहीं, पहले से तय था कि 1 सीट आपको देंगे हम, 1 सीट पीस पार्टी दोनों को मिलेगी। 2019 में भी हम आए, लेकिन हम नहीं लड़े, प्रवीण जी लड़े, बात समझ गए, सिंबल नहीं लड़ा। 2022 में मिला ना, अरे 16 सीटें, 15 सीटें हमें मिली और 11 जीते, हारी हुई 11 लिया, 9 सीटें उसमें से जीता, 15 में से हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा है ना। 2016 में, 2022 में जीता, फिर 2024 में नहीं लड़े चुनाव में, मैंने सिंबल भी नहीं, 2024 में मैंने नहीं लड़ा। ये भाई नहीं लड़िए, हम आपको आपका जो ये है क्या नाम मुद्दा है, उस पर हम चर्चा कर आगे बढ़ा रहे हैं। अब बढ़ाया भी, आरजीआई से लिखवाया, आरजीआई से जो भी हमारा मुद्दा है वो धीरे धीरे आगे। उपचुनाव में भी हमको अगर दिल्ली ने कहा कि भाई माहौल थोड़ा सा, 43 सीटें हम लोग लूज कर गए हैं उत्तर प्रदेश में, और जिसकी वजह से नेगेटिव माहौल है, और हम लोग साथी हैं, हम लोग किससे बात हुई थी? अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और भी जो बात है, नड्डा साहब से बात हुई, बंसल जी थे और प्रदेश अध्यक्ष थे, सभी लोगों ने मिला कि डॉक्टर साहब अभी हम लोगों को इस समय माहौल जीत की तरफ बढ़ना चाहिए। और आया दिल्ली में, मैंने कहा भाई हमें तो सीट हमारी है, दोनों हमें मिलना चाहिए, और हमारे कार्यकर्ताओं पार्टी इसीलिए खड़ी बड़ी होती है कि वो चुनाव लड़े और जीते और अपना प्रेजेंटेशन रखे। और हमारी पार्टी का 2 मुद्दा है, एक बड़ा मुद्दा है सामाजिक मुद्दा है, समाज रहेगा तो पार्टी रहेगी, वो आरक्षण का मुद्दा। तो दिल्ली सरकार ने कहा कि मतलब कि नहीं, आपका आरक्षण का मुद्दा, हमने कहा था पहले भी, आपने कहा था कि बड़े बड़े मुद्दे, धारा 370, राम मंदिर बन जाए फिर विचार करते। मैंने कहा भाई 10% आपका पर कास्ट का हो गया, महिलाओं का आरक्षण हो गया, हमारा तो परिभाषित करने का मामला है, और हमारा ऑलरेडी उत्तर प्रदेश से निकले हुए हैं, 9% पिछड़ी का निकाल लीजिए। यानी आप इस बार तो उन्होंने कहा कि नहीं, खुद मान गए, इस पर जो है हम चर्चा करेंगे और विचार। जब अगर समाज के मुद्दे हल करने की बात अगर बड़ी पार्टी करती हो, और क्योंकि जिसका मुद्दा ही भाई देखे, ये भारतीय, हमारा मुद्दा भले है लेकिन एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का था, तो अगर वो हल कर रही है तो हमें निश्चित रूप से बहुत ही बच के, मतलब आप खुद कह रहे हैं कि नहीं हम ही मान गए, हमें किसी ने मनाया नहीं, हमने कह दिया कि ठीक है चुनाव लड़ो। माने समाज का अगर मुद्दा हल हो रहा है तो निश्चित रूप से हमें दोनों में से तय चुनना हो, तो समाज 1 नंबर पर, राजनीति 2 नंबर पर है। तो समाज के लिए अगर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज के मुद्दे को हल कर रहे हैं, तो समाज के मुद्दे को हल करने के लिए अगर चर्चा सरकार के साथ है, कोई ऐसा नेता नहीं होगा जो अपनी बात को प्रधानमंत्री तक पहुंचाया हो।
प्रधानमंत्री तक, गृह मंत्री तक, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, मुख्यमंत्री तक अगर हम मुद्दे को पहुंचा रहे हैं तो बात बुलंद हो रही है, आवाज निश्चित बुलंद हो रूप रही से हल हो रहा है इस है। लेकिन मुद्दे। एक चीज और नहीं लगता कि आपको यूपी तक बांध के सीमित कर दिया गया है? मैं चुनाव लड़ा था छत्तीसगढ़ भी 2000 में, मध्य प्रदेश भी लड़ा था, 7 सीटें छत्तीसगढ़ लड़ा था, भाजपा वहां हार गई थी। मैंने फिर मध्य प्रदेश लड़ा, वहां भी भाजपा हार गई थी उस समय। लेकिन अगर हम, यानी बीजेपी का खेल बिगाड़ने के लिए ही आप लड़े थे? नहीं, उस समय कोई हम तो किसी इस बार वही देखिए, इस बार तो आपको, इस बार इसलिए है जब हम मित्र हैं, तो इस बार आप तो क्यों नहीं गए? भाई यारी या तो गद्दारी, तो मेरी जिससे यारी है उसके साथ गद्दारी तो वही क्यों? सवाल है, आपको बांध दिया गया, यूपी तक नहीं, सीमित बाधा कर दिया नहीं गया। गया भाई। देखो हम कहते हैं एक दो सीट वहां भी दे दिया जाता। नहीं, हम कह रहे हैं कि सीट से क्या मतलब, हमें जीत से मतलब नहीं। भाजपा जीतेगी तभी तो। आपको चुनाव प्रचार करने के लिए भी वहां पे आपको स्टार प्रचारक नहीं बनाया? नहीं, हम कह रहे हैं कि बना आज देते के स्टार दिन प्रचारक। संगठन प्रचार करता है हमारे लोग, आपको भी लेके जाते हैं, आज मंत्री के हैं, दिन में हम सहयोगी हैं। सरकार के साथ हैं। तो महाराष्ट्र में, विदर्भ जो है, आप नागपुर और देखो अमरावती वगैरह जो हमारी विदर्भ की सीटें थी, उसमें हमने जीत दर्ज करा है। आज के दिन मध्य प्रदेश में हम चुनाव से पहले गए और संगठन को खड़ा कर दिया कि भाई आप, ये हमारा जो आरक्षण का मुद्दा और राष्ट्रीय मुद्दा है, तो राष्ट्रीय मुद्दा तभी हल होगा जब हम राष्ट्रीय पार्टी के साथ रहेंगे। तो राष्ट्रीय पार्टी के साथ बीजेपी को ये डर नहीं ना है कि आपको इधर भेज दिया गया, कहीं आप राष्ट्रीय पार्टी ना बना ले, एक विधायक हर जगह जीत गया, दावेदारी ज्यादा ठोक देंगे? देखो हमारे कहने का मतलब, हम लोग, बीजेपी एक बड़ा दल है, बड़े भाई के रूप में है। भगवान राम की विचारधारा, उनके आदि बाल सखा निषाद राज के, हम लोग आदर्शवादी नेता हैं। हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदि बाल सखा निषाद राज के वंश, हम लोग मर्यादित रहने वाले लोग हैं। बीजेपी अच्छी तरीके से जानती है। हम लोग जिसके साथ रहते हैं ईमानदारी से अंत तक रहते हैं। बस समझ गए, सब इधर उधर गए, भाई ओम प्रकाश भाई चले गए, चौहान जी चले गए 2022 में, फिर वापस आ गए। लेकिन हमसे पूछा सबने, हमने कहा भाई मैं तो, आप जब तक बंद नहीं करोगे भाजपा का दरवाजा तब तक मैं रहूंगा। समाजवादी पार्टी ने दरवाजा बंद किया तो लास्ट में मैं आया। आप जब बंद कर दोगे तब जाएंगे। हम अपने ऊपर भागने का लेवल नहीं लगा सकते हैं। हम भगाने वाले लोग हैं, भागने वाले लोग नहीं। आखिरी तक लठ गाड़ के बैठे रहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से हम तो अपना काम, मुद्दा हमारा। लेकिन भागने भगाने से याद आया, आप अपने समाज की बात कर रहे हैं, अपने लोगों की बात कर रहे हैं। आप जहां से आते हैं, गरीबों की आवाज भी उठाता हूं। अच्छा, गरीबों की आवाज। आप जहां से आते हैं गोरखपुर, अभी एक निषाद के साथ बहुत ही मतलब ये हुआ, आगजनी हो गया, लेकिन आप वहां तक नहीं पहुंचे, अपने घर ही नहीं जा पाए। आप देखो, चाहे मैं पहुंचूं और चाहे बेटा पहुंचे, चाहे विधायक पहुंचे, पार्टी युवा मोर्चा का अध्यक्ष है। हमको लगता सबसे पहले निषाद पार्टी गई, सबसे पहले मुकदमा लिखाई, सबसे पहले अभियुक्तों को जेल भेजवाई। समझ गए ना? तो सुरक्षा, अगर अभियुक्त जेल नहीं जाता तो दूसरा घटना हो सकती थी। पेपर अखबार देखिए, हम लोग लाश पर राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग सेवा करने के लिए राजनीति में आए हैं। तो जब पहले ही मेरा बेटा और विधायक चला गया, वो पार्टी का विधायक है, समाज का विधायक है, पहले दिन गया, उसी दिन रात में गया, उस दिन सब, अब जितने नेता हैं वो जब अब जेल में चला गया तब जा रहे हैं। आज के दिन में वो जो गोली चलाने वाला है, उस समय वो बाहर था, तब मेरा बेटा गया था। बोलो भाई, जो एक मर्डर कर चुका है दूसरा भी मर्डर कर सकता। बाकी नेता लाश पर राजनीति करने के लिए जा रहे हैं। बोलो, हम लाश पर राजनीति करनी चाहिए? मुख्यमंत्री से हम जब सीधे बात कर रहा हूं, अभियुक्त जेल में जा रहे हैं, उसको पैसा दिलवाया है, उसको जमीन दिलवाया, भी सब नाम करा दिया हूं, अब उसके मकान बनाने के लिए व्यवस्था, उसको सुरक्षा के लिए। वो तो नेतागिरी करते हैं ना कि हम, मतलब आप कह रहे कि मैं नहीं गया, काम बस करा रहा हूं। काम तो कर, बेटा गया ना। हम कहते हैं जब एक बार बेटा गया तो हम फोटो खिंचवा कर, हम अपने के दिन में हमारी एक रथ यात्रा निकली हुई है, संवैधानिक यात्रा निकली हुई है कि दूसरा रामधनी की हत्या न हो, दूसरा किसी निषाद को रे न बोला जाए। चमार भाई के बेटे और बेटी की सुरक्षा नेता कर रहा है कि कानून कर रहा है? आप ही बता दीजिए। संविधान कर रहा है ना। तो जब हमें संविधान में सुरक्षा मिला, मझवार तो रहा, तो अगर हमारा अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र मिलता तो क्या आज के दिन में रामधनी निषाद की हत्या करने की हिम्मत करते? आज अनुसूचित जात आयोग उसे पैसा देता, अनुसूचित जात आयोग सीधे नोटिस में लेता कि एक अनुसूचित जात के बेटे मझवार की बेटे की हत्या हो गई। तो मैं चाहता हूं कि आगे निषादों की सुरक्षा, डॉक्टर संजय नहीं, देश के संविधान को बनवाया हमारे निषादों ने, जेल जाके बनवाया, अंग्रेजों को मार कर भगवाया, देश को आजाद करा के बनवाया। तो संविधान में मिला हुआ हक मिल जाए, मझवार का सर्टिफिकेट मिल जाए, अनुसूचित जात का, जब केवट मल्लाह को पिछड़ी जात से निकाल दिया गया।
राज्यपाल का नोटिफिकेशन है। कश्यप कहार का निकाल दिया गया तो मझवार मान लिया जाए, और जिस दिन मझवार मान लिया जाए कोई निषादों को रे नहीं बोलेगा, जो बोलेगा जाएगा जेल, नहीं होगा बेल, और उसे पैसा मिलेगा ये खेल। तो कानून से सुरक्षा चमार भाई को है, कानून से सम्मान है, कानून से समृद्धि है। तो हम चाहते हैं तो रथ यात्रा निकला हुआ हमारा सारा समाज जानता है, 2-4 सिर फिरे। अच्छा, मैं तो सहारनपुर, अगर कानून वो चाहते थे कि रथ तोड़कर यहाँ आ जाए, लेकिन मेरी पार्टी, मेरा समाज चाहता कि नहीं, ये आंदोलन चलता रहे, सब लोग जाने। मैंने एक किताब लिखी है राजनीति का, राजनीति में मिली हुई सुरक्षा को छीनने वाले धोखेबाजों का जो है पर्दाफाश। उसमें हमारा लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद सब सुरक्षित था। भाई दिल्ली से अगर रामचरित्र निषाद उत्तर प्रदेश में आकर अनुसूचित जाति की सीट मछली शहर से जीत सकते हैं, इसके मतलब अनुसूचित जाति की सीट पर जब रामचरित्र जीत सकते हैं तो उत्तर प्रदेश का मछुआरा क्यों नहीं अनुसूचित जाति की सूची से सुरक्षित हो सकता है? इसका मतलब जमुना उस पार सुरक्षित रहेगा, और जमुना उस पार उत्तर प्रदेश में सुरक्षित रहेगा। तो हम चाहते हैं कि पूरे देश के मछुआरे संविधान से सुरक्षित हो जाएं। जिस तरीके से कांशीराम लेदरमैन पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ लेदरमैन हुए, तो पूरे देश के जो लेदरमैन हैं वो संविधान से सुरक्षित हैं। तो मैं चाहता हूं कि उसी संविधान के पन्ने में मझवार तुरैया लिखा हुआ है, और मझवार केवट मल्ला मझवार ये आरजीआई ने लिखा हुआ है, और कश्यप कहार धीवर तुरैया है। इनका प्रमाण पत्र 1991 तक मिलता था, हमारे बेईमानों ने ओबीसी में डाल दिया, ओबीसी से निकलवा भी दिया। हमने आंदोलन किया 7 जून 2015 को। अब इनके जिस तरीके से उत्तराखंड में शासनादेश जारी हो जाता तो कोई भी रामधनी निषाद जैसे लोगों की हिम्मत नहीं करेगी उसको रे बोल दे डंडे। एक आरोप लगता रहता है, अंदर खाने ये चर्चा होती है कि बीजेपी के विधायक मंत्रियों की सुनी नहीं जाती है। आप तो सहयोगी पार्टी हैं, क्या आपकी सुनी जाती है? अगर आपकी सुनी जाती है तो आपके पार्टी के विधायकों का क्या हाल है? उनका थाना चौकी में पैरवी वो कर पाते हैं अपने लोगों की? देखो, हमने पहले भी बताया कि ज्यादातर अधिकारी उत्तर प्रदेश के अच्छे हैं। ज्यादातर कितने परसेंट? हमको लगता है कि 90%। 10% नहीं, वो तो 10% में से 5% अप डाउन वाले, लेकिन अब देखिए ना कि वो 90% इतने अच्छे हैं। उनकी वजह से आज उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा है। हम अर्थव्यवस्था में 1 नंबर हैं, आज कानून व्यवस्था में देखो मानिए। लेकिन मंत्री जी आप मेरे सवाल पे जो 2-4-5% मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी के लोग ही भी आरोप लगाते हैं कि विधायक मंत्री सांसद जी की नहीं सुनी जाती। बता रहा हूं ना, आप तो सहयोगी पार्टी 403 विधायक हैं। हाँ। हम कह रहे 403 विधायक हैं और एमएलसी हैं, मंत्री हैं, तो सुनी नहीं जाती तो आज विकास कैसे होता है? कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनकी आत्मा में पिछली सरकारों के आत्मा भिसी हुई है। जब मौका पाते हैं तो आस्तीन के सांप जैसे अंदर से वो हाथी साइकिल पंजा है, ऊपर से सरकार के रूप में कमल का देखते हैं, लेकिन जब मौका पाते हैं तो डस लेते हैं। फिर बाद में तो होता तो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, जांच कराते और एक ही बार सस्पेंड करते सबको। तो ये है ना ऐसा। तो मैं कह रहा हूं कि ज्यादातर अधिकारी अगर अच्छे हैं तो हमें अच्छा कहेंगे ना। हम कहते सुना नहीं जाता। आज देखो अभी बैठक करके आया हूँ, सारे डीडी जाए थे, निर्देश जारी कर दिया। ये भी अंदर खाने की चर्चा होती है कि मंत्री जी लोग बैठक तो कर लें, उनका बैठक की वो जो भी वो चाहते हैं वो पूरा नहीं होता है। ऐसा नहीं है। देखो, 1-2 लोगों के उनके निजी मामले हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग आज के दिन मुख्यमंत्री जी खुद बुलाते रहते हैं, सुनते रहते हैं, वो एक अभिभावक के रूप में मार्गदर्शन देते रहते हैं, और जो भी उनको लिख के दो उस पर कार्रवाई भी कर देते हैं। मैंने जैसे गोंडा में एक जो है एक निषाद की हत्या हो गई थी और वो हमें बुलाना चाहते थे, लेकिन हम बाहर थे। जैसे एयरपोर्ट पर आए वो हमें घोल लिया अयोध्या में। मैंने उन्हें निर्देश दिया और पता चला कि नहीं। माननीय मुख्यमंत्री से मिला और तुरंत फोन किया उन्होंने, 2 घंटे के अंदर सारे मामले सॉल्व हो गए, जेल चले गए सारे लोग। लेकिन अब एक यही बात मेरा है कि एक मंत्री को किसी को अरेस्ट कराने के लिए मुख्यमंत्री से पैरवी लगानी पड़ रही है। आप खुद एसपी को कॉल करते हैं, अभी तक काम क्यों नहीं हुआ? वो नहीं हो रहा है। मैंने पहले बता दिया ना कि 95% अगर सही है तो 5 तो ऐसे निकलते रहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये बात तो मंत्री जी की है, उनके बाकी मैं कहता हूँ लेकिन बाकी 95 तो सही है ना, करते हैं तो हमारे कार्यकर्ता चले जाए उतने काम होता। जिला अध्यक्ष है हमारे मैक्सिमम काम तो मेरे पीआरओ कराता रहता है। हमारे पास कमी है, वो पूछ लीजिएगा, पीआरओ पूछेगी। हम काल डाइवर्ट है, जैसे इलाज कराना है, भर्ती कराना है, थाने में बंद है,
कहीं गलती से बंद है या छोटे मोटे अपराध हैं तो आपस में उनको बैठा के, कोई जरूरी नहीं है गरीब आदमी गलती छोटा कर दिया कि मुकदमा ही लिखा जाए। तो ये सारे मामले जो अगर मेरा पीआरओ ही करा ले रहा है तो उससे अच्छा विधायक की भी जरूरत नहीं है। नहीं हाँ, विधायक भी। तो ऐसे एक दो मामले आते हैं जिसको आप उसको नहीं कह सकते हैं कि एक जो है एक गलती से पूरा प्रदेश में बहुत अच्छा। आगे आने वाले समय में क्या हम ये माने कि निषाद पार्टी का विस्तार बिहार चुनाव और दिल्ली चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार में भी निषाद वोटर्स हैं? हम पूरे देश के निषादों की आवाज हैं। हम हमेशा कहीं न कहीं, कोई ऐसा प्रदेश नहीं होगा जहां हमारी यूनिट न हो। हम सबकी आवाज है। हम प्रधानमंत्री पद जाते हैं तो हम केवल निषाद की बात नहीं करते हैं। ये जो पहले मैंने कहा ना कि पहले ही अनाज गोदामों में सड़ रहा था, गांव का गरीब भूखों मर रहा था, इलाज के बिना तड़प तड़प मर रहे थे, मकान के बिना ठिठुर रहे थे। पहले की सरकारों की नीयत अगर सही हुई होती तो शायद हम तो कहते हैं कि भैया सौभाग्यशाली है कि हम लोग समय है, आज इलाज बिना भेदभाव के मिल रहा, मकान मिल रहा है, हर गरीब को अनाज मिल रहा है। कोई नहीं कह सकता कि हम मुसलमान हमें नहीं मिला, हम दलित हमें नहीं मिला, हम यादव नहीं मिला, मतलब कोई भेदभाव नहीं मर रहा। तो ये चीजें संतुष्ट करती हैं। लेकिन आप देखिए कांग्रेस में जो सहयोगी रहे, या आप मायावती के साथ देखिए, मायावती के साथ आप थे और राजभर जी थे, उन्होंने पार्टी बना ली। जो कांग्रेस के साथ रहे, अलग एनसीपी हो गया, टीएमसी हो गया, वो पार्टी बना ली। लेकिन बीजेपी के साथ जो आया, एनडीए में जो आया, उनके जो वोट बैंक है वो बीजेपी में शिफ्ट हो गया। लेकिन कांग्रेस के साथ जो रहा वो अपना वोट बैंक बना लिया। आप बसपा में थे, आपने अपना देख लिया, राजभर जी अपने अपना देख लिया। तो ऐसा नहीं लगता बीजेपी आपके कोर वोटर को ले लेती है मैग्नेट की तरह? राजनीति में एक होता है नोट बैंक, एक होता वोट बैंक, लेकिन एक इतर होता है कि समाज का बैंक है, ब्रेन बैंक। हमारे समाज को ब्रेन बैंक की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, उसको भविष्य की जरूरत है। जिस मुद्दे के लिए पार्टी बनती है छोटी, अगर उसका मुद्दा हल हो जाए, जैसे किसानों का मुद्दा है तो किसानों के मुद्दे पर आरएलडी बनी है, अब किसानों का मुद्दा हल कर रहे हैं मोदी जी, योगी जी, तो भैया वो हमारे साथ नहीं आएंगे तो किसके साथ रहेंगे? निषादों का मुद्दा आरक्षण है। अगर भाजपा आरक्षण दे देती है तो हमारे लोगों को अपने आप 1 लाख मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, सुरक्षित हो जाएंगे, शिक्षा मिल जाएगा, कोई रेटे नहीं बोलेगा। तो हम इससे बड़ा सौभाग्य क्या होता? राजनीति करना और समाज की राजनीति से सुरक्षा दिलाना। अगर भाजपा सुरक्षा दे देती है, मुद्दा हल कर दे रही है, उनकी समस्याओं का समाधान कर दे रही है, तो हम जिस स्थिति में दिखे उसी स्थिति में हम ठीक हैं। हमें बढ़ाना क्या, हमको अपने समाज को बढ़ाने के लिए आए हैं। पार्टी इसीलिए बनी है, जय निषाद राज का झंडा, पार्टी, नेता, नारा, विचारधारा इसीलिए आई है कि इनका सम्मान मिले, इन्हें सुरक्षा मिले, इन्हें समृद्धि मिले और इन्हें संविधान से सुरक्षा मिले। कि जिस तरीके से दिल्ली के गजट में, संविधान के गजट में अगर अनुसूचित है तो बजट में भी 23% इनका है, तो उत्तर प्रदेश के गजट में हमारा बेईमानों ने पिछड़े में डाल के हटाया। उत्तर प्रदेश के गजट और बजट में, गजट तो पारित कर दिया माननीय राज्यपाल ने 31 दिसंबर 2016, अब बजट में इनका हिस्सा मिला। तो ये 2016 से आप नहीं देख रहे हैं, कुछ ज्यादा साल हो गया, 4-8 साल हो गए, और 2 साल से तो आप खुद ही मंत्री 100 साल लगा अंग्रेजों को भगाने में, तो अब इसमें भी 100 साल लगेगा, 750 वर्ष लगा मुगलों को भगाने में। उनके आप बताइए 2 साल से आप मंत्री रहते हुए नहीं कर पा रहे। मेरे समाज के लोग 750 मुगलों से लड़े, 350 अंग्रेजों से लड़े, तो फिर लड़ना पड़ेगा। 70 साल इन बेईमानों से लड़े, अब 7 साल हुआ ना, अभी ज्यादा नहीं हुआ ना। 2 साल से आप मंत्री हैं, आप खुद लड़ रहे हैं, तब नहीं हो पा रहा है। मंत्री जिस विभाग के हैं, आज के दिन में मछुआ कल्याण कोष में मैंने, अब निषाद का बेटा कहीं इलाज करा लेगा, 5 लाख रुपए, भीख नहीं मांगना किसी से, उसके खाते में चला जाएगा, मिला दे रहा हूं। उनके शिक्षा के लिए लाया हूं, नीतियां हैं, संवैधानिक व्यवस्था है, विनियमीकरण उसका नियम होता है, टेबल की गलत नीति ने बन, इसमें बैठ के आराम से एक चर्चा तो ये जो है, ये सारे हमने मछुआ कल्याण कोष 25 करोड़ उनके मकान के इलाज के लिए आज के दिन में, महिलाओं को सशक्तिकरण 4.5 करोड़ का केस दे दिया, फ्री का है। निषाद, अगर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा फ्री का बीमा है, बिना किसी गारंटी के आधार कार्ड पर 1,60,000 रुपए इनको हम दिला रहे हैं, केसीसी, जो 4% ब्याज पर हो जाएगा। आज के दिन में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 60% सब्सिडी, करोड़ों मिल दिलवाए अभी निषादों को। मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राजबोट योजना, ये सब क्या है? ये योजनाएं अगर इनके पहले के इनके लोगों ने जो पिछली सरकारें थी, लिख दिया कि जो मछली मारे हुए मछुआरा है। अब बताओ, इनका हिस्सा लूट लिया। हमने कहा यार,
मछुआरा मतलब केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीवर एकबार बात हम होते हैं राजस्व अच्छा ये संहिता बताइए, में। आप अपने आपके विभाग में बहुत से पंडित जी लोग भी, जैसे मैं भी पंडित जी हूँ, तो बहुत से पंडित जी लोग भी आवेदन कर रहे हैं, तो ऐसा तो होगा प्राथमिकता पहले निषाद को ही? मैं बता कोई प्राथमिकता नहीं मेरी बात उनकी सुनो। फाइल खारिज नहीं करेंगे? अरे यार मैं अभी तक तो पंडित जी कहाँ जाएंगे? ज्यादातर तो उन्हीं लोगों ने लिया, अभी हमारे निषादों ने तो पाया नहीं। तो हम चाहते हैं कि मछली कोई दूसरा पाले, बल्कि कलम हमारी बिरादरी चलाए तो अच्छा रहेगा, नौकरी हमारी बिरादरी करे, इसके लिए हम आए हैं। अच्छा। मछली पलवाने नहीं आए हैं। हाँ। ठीक है, जिस नौकरी- तरीके से लेकिन सरकार नौकरी भी कहा बता बहन जी, सुअर पलवाने के लिए अपने लोग प्रेरित किया था, कलम चलाने के लिए। हम कहते हैं कि बहन जी हम लोग तो मिशनरी आदमी ना, संविधान में मिला हुआ हक क्या है, सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, सबको रोजगार मिले। हम कहते हैं रोजगार के लिए आप मछली रोजगार भी कहाँ दे रहे हैं? दे रहे हैं ना, तो हम कितना नौकरी निकल रही? वही कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ मछुआ एक पद था, मछुआ पद था, जिसमें मछुआ में था कि जो नाव चलाए, जाल बीने, तैरे, डूबे, हम ताल में या घुसे, मछुआ पद था। पिछली सरकार ने क्या किया जानो, उसको बंद करके उर्दू अनुवादक भर्ती कर दिया। अब कैसे लूटी जाती नौकरी, ये बताओ, मछली उर्दू पढ़ती है क्या? बताओ, निषाद उर्दू पढ़ता है क्या? यही सब तो लूट मचाया था लोगों ने, वैसे उसको बंद कर दिया। अब उर्दू अनुवादक भर्ती है, वो बंद हो गए। अब फिर से मैंने मत्स्य मित्र के रूप में भर्ती ले जा रहा हूं करने के लिए। अब इनके लिए देखो, अभी धीरे धीरे जब देश की व्यवस्था सामाजिक रूप से चल रही है, जब शिक्षा रहेगा तो हमारा आदमी लोक सेवा आयोग में चयन हो जाएगा, रिजर्वेशन रहेगा तो चयन हो जाएगा, पैसा रहेगा तो चयन हो जाएगा, पढ़ेगा, तो ये चीजें योजनाओं से मिलेगी। इसलिए मैंने इसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। दूसरा, अधीनस्थ चयन आयोग से होगा। कहीं से भी व्यापार करेगा तो सब्सिडी दे रहा हूँ 60%। निषादों के लिए इनको जाल, नाव, कुछ भी होगा मछली मारने का, कोई आइडेंटिफिकेशन होगा, आरजीआई से मैंने लिखवा दिया। अब सोच लो, प्रधानमंत्री तक मैसेज डाला, वित्त मंत्री, गृह मंत्री से लिख के आ गए दिल्ली से, आरबीआई से, कि जिसके पास जाल होगा, नाव होगा, कुछ भी होगा, बिना किसी आधार कार्ड के, बिना गारंटी के 1,60,000 उनसे दो व्यापार कराओ, साल में दे देगा 4% ब्याज ले लेना, 3%। लेकिन आरोप ये भी लगता है मंत्री जी कि आपकी सरकार जो है बजट भी खर्च नहीं कर पाती है। नहीं, ऐसा नहीं, सब बजट खत्म कर दिया। पिछले सरकारों में कानून इतने महाजकड़ ताल थे कि अब देखो, पहले था समिति, क्या थी पहले समिति थी पिछली सरकारों में, कि कोई माफिया था 100 किलोमीटर की समिति लेता था, मतलब ये बेचारे मजदूर थे निषाद और माफिया लोग मालिक होते थे। अभी मैंने नियम बना दिया, हर 5 किलोमीटर पर एक समिति बन जाएगी। फिर पता चला कि एक ही समिति बनी हुई है, बहुत समिति बन जाए, हर जगह में कंपटीशन होगा, आगे बढ़ेंगे। तो ये सारा चीजें कानून बदलवाने में टाइम लगता है आज के दिन में। एरेटर मैंने दिया 70,000 का, 50% सब। अब इनके हाईटेक कर रहा हूँ, मतलब परंपरागत में था कि मछली मारेगा, अभी इनको बता रहा हूं ना कि एक 18 फुट का टिन ले लें, घेर लें इसे, और एक पॉलीथीन आता है प्रोपलाइन का, एक जो है लाइनर, उसको डाल ले, 10 साल की गारंटी है। आप एरेटर लगाओ, तुरंत टैंक तैयार हो जाएगा, कोई गड्ढा खोदने की जरूरत थोड़ी है। रेनिंग यूनिट लगा लो, ट्रक ले लो, जिंदा मछली केंद्र है, तरह तरह का फीड मिल है। ये 33 प्रकार की परियोजनाएं हैं जिसमें ये ट्रेंड होके, हमारे यहाँ शिक्षण प्रशिक्षण फ्री है। हमने एक 50 लाख का हर साल बजट रखा है कि हर जिले से 10 बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के लिए दूसरे प्रदेश में भेजेंगे। तो ये 2 साल विदेश भी भेजिए। तब ने, अभी तो पहले अपने देश में, अब विदेश के लोग यहीं पढ़ने आएंगे। देखो, उत्तर प्रदेश को हमने मत्स्य क्षेत्र में एक सर्वोत्तम प्रदेश बनाया, और इनलैंड फिशरीज के प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश 1 नंबर का प्रदेश है, अभी खिताब मिला हमें। आखिरी सवाल एक आपसे बस लेता हूं क्योंकि आपका भी समय बहुत ज्यादा मैं ले लिया। एक अंदर खाने खबर रहती है कि जो भी सहयोगी दल हैं उनको बार बार दिल्ली दरबार चक्कर लगाना पड़ता है अपनी किसी बात को पूरी कराने में, क्या ये सच है? देखिए, जो सेंट्रल मुद्दे होते हैं दिल्ली बात करना पड़ेगा, नहीं, प्रदेश के जो राज्य मुद्दे होते हैं राज्य से बात करना पड़ेगा। तो ये तो मुद्दे अलग अलग होते हैं ना। मान लीजिए हमारे आरक्षण से संबंधित मुद्दा है तो दिल्ली तो बतियाना ही पड़ेगा। बोलिए भाई, अगर हमें लोकसभा का टिकट लेना है तो दिल्ली तो बतियाना ही पड़ेगा ना। हमें राज्य का है तो मुख्यमंत्री से बात। तो मुद्दे कहाँ के हैं, किस तरीके से। और जब पार्टी का सेंट्रल ऑफिस, भारतीय जनता पार्टी भी केंद्रित पार्टी है, केंद्रीय दिल्ली से ही चलती है, तो हम लोग अलायंस पार्टनर हैं। हम राज्य में भी रहेंगे, उत्तर प्रदेश में भी रहेंगे, वहां भी जाएंगे, हर जगह हमारा सामंजस्य रहे। ये नहीं कोई कहे कि उत्तर प्रदेश वाले हैं, हमारे लिए सब बराबर हैं। दिल्ली भी बराबर है, हमारे योगी जी वहां हमारे अभिभावक हैं, और हम लोग गर्व करते हैं कि गोरखपुर के मुख्यमंत्री हैं। हम तो इसीलिए सौभाग्यशाली हूं कि यहाँ हर साल सपा लाओ, बसपा लाओ, बसपा हटाओ, सपा लाओ, 37 बरस बाद आया कि नहीं फिर से योगी जी को लाओ। तो हम लोग सौभाग्यशाली है कि वो परंपरा तोड़ने में कामयाब हो गए। योगी जी को 2
योगी सरकार बनाने में और फिर मंत्री बनने में अवसर प्राप्त हुआ, इसलिए मैं बधाई देता हूँ। तो ये थे आज हमारे साथ बतौर मेहमान प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद जी, जिन्होंने खुल के बात रखी, प्रदेश सरकार के मंत्रालय पे हो या फिर पारिवारिक सवाल पे। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।